स्वागत है आपका फिर से। पिछले वीडियो में हमने समझा था प्री हिस्ट्री ऑफ डायमंड। हमने समझा था कि कोई स्टैंडर्ड नहीं था हीरे की प्राइसिंग के लिए, कोई अच्छी कटिंग क्वालिटी नहीं हुआ करता था, सिर्फ अपनी डिमांड मेरा हीरा मेरी कीमत, ये सिस्टम चलता था। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे माइनिंग कंपनीज आए, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया और आम जनता तक हीरे को पहुंचाने का तरीका बनाया। कैसे इंडिया एक मेजर कटिंग इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप हुआ। कहानी शुरू होती है आज से 140 साल पहले, जब डी बियर्स कंपनी पहली बार सामने आई। उन्होंने डायमंड के व्यापार को एक स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने ये देखा कि डायमंड्स तो बहुत माइंस होते हैं, बहुत माइनिंग की जाती है, लेकिन इसको बेचने का एक सिंगल सिस्टम नहीं है। जो जैसे मर्जी आता है अपने अपने सिस्टम से हीरे को बेचता है। उन्होंने क्या देखा कि डिमांड तो बहुत है, लेकिन एक सिंगल चैनल बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने क्या किया, डायमंड के सप्लाई को कंट्रोल करना शुरू किया और एक पॉलिसी बनाई, सिंगल पाइपलाइन पॉलिसी। मतलब कि अगर इस दुनिया में कहीं भी हीरा बिकेगा तो सिर्फ मेरे थ्रू बिकेगा, मतलब कि सिर्फ डीबीएस के थ्रू बिकेगा। तो जिस देश में भी माइंस निकलता उस माइंस को खरीद लेते। अगर वो देश उस माइंस को बेचना नहीं चाहते तो उसके साथ टाई अप कर लेते। डीबीएस कंपनी ने टेक्नोलॉजी इवॉल्व किया, गहरी और सख्त जमीन को भी माइन करना, समुद्र के नीचे से डायमंड को निकालना, कई टेक्नोलॉजीज पे काम किया। उन्होंने एक चेन बनाया। उन्होंने डीबीएस कंपनी ने एक छोटी कंपनी बनाई जिसका नाम था डीटीसी, और डीटीसी के अंडर साइट होल्डर्स बनाए। साइट होल्डर्स क्या है? ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट माइनिंग कंपनी से जुड़े होते थे और ये माइनिंग कंपनीज से रफ लेते थे, इसकी कटिंग पॉलिशिंग करते थे और आगे बाजार में बेचते थे। आज के डेट में भी इंडिया के बहुत बड़े बड़े साइट होल्डर्स थे जो करीब आज से 50 साल पहले मामूली किसान हुआ करते थे। कई उन्होंने अपनी ज़मीनों को बेच दिया, गिरवी रख दिया और साइट होल्डर बने, और आज उनका बिजनेस अरबों में खरबों में है। डी बियर कंपनी को ये समझ में आया कि अगर हमें डायमंड ज़्यादा बेचना है तो एक तो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, दूसरी बात कटिंग क्वालिटी को अच्छा करना होगा। तो उस ज़माने में सबसे ज़्यादा अच्छा कटिंग इजराइल में किया जाता था, इजराइल में और कुछ हद तक एंटवर्प में, जो कि बेल्जियम में है। तो बेल्जियम में जो एंटवर्प शहर है वो हुआ करता था डायमंड का हब। सारी के सारी माइनिंग कंपनीज, चाहे वो ओपन माइन सोर्सेस से हो, लीगल माइनिंग सोर्सेस से हो, सब उस एंटवर्प के डायमंड बोर्ड्स में जाके वहीं से बिका करता था। मैं आपको समझा दूं, डायमंड बोर्ड्स का मतलब है एक क्लोज्ड सिक्योर्ड एरिया जहाँ पे हीरे का व्यापार होता है, जहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं और हीरा खरीदते या बेचते हैं। तो डीबीएस कंपनी ने दुनिया भर से साइट होल्डर्स को इनवाइट किया। साइट होल्डर्स मतलब ऐसी कंपनीज जो कि माइनिंग कंपनीज से साइट लेते हैं, मतलब कि उनसे जुड़ते हैं। वो पूरे साल भर एक ही जैसा रफ लेते हैं, उसको काटते हैं और आगे बेचते हैं। डीबीएस कंपनी ने यह देखा कि अगर हीरे की डिमांड क्रिएट करनी है तो बेशक डायमंड के कट को सुंदर बनाया जाना ज़रूरी है, मार्केटिंग के साथ साथ। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, मार्केटिंग किया, और जो बड़े पीसेस होते हैं वो इजराइल में भेजते थे ताकि बढ़िया क्वालिटी में कटिंग पॉलिशिंग हो सके, उसकी खूबसूरती को मैक्सिमम बनाया जा सके और बेचा जा सके। उन्होंने ये देखा कि डिमांड क्रिएट करने के लिए सप्लाई को कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो उन्होंने किसी भी दूसरे माइनिंग कंपनीज को बिजनेस में आने से रोक दिया। मतलब कि जहाँ भी माइनिंग होती थी, जिस देश में माइनिंग होती थी, जिस देश में हीरा मिलता था, उन्होंने उस देश के उस माइन को खरीदना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते 90 सालों तक उन्होंने अकेला राज किया। आज जो हम हीरे की कीमत देखते हैं इतना हाई है, वो इस डीबीएस कंपनी की वजह से ही। लेकिन उनका जो ये मोनोपोली है ये हमेशा नहीं रहा। धीरे धीरे रशियन कंपनी आई जिसका नाम है अल्रोसा। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी माइन निकली, अर्गाइल माइन, और उसको माइन करने लगी रियो टिंटो। तो आज के डेट में अगर देखेंगे 3 सबसे बड़ी माइनिंग कंपनीज हैं, डी बियर्स, अल्रोसा, रियो टिंटो। छोटी छोटी माइनिंग कंपनीज और भी हैं जो कि छोटे छोटे सप्लाई करते हैं या ओपन सोर्सेज में बेचते हैं, लेकिन ये 3 मेन माइनिंग कंपनीज है, ये डायमंड के क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं मिलके। उन्होंने ये देखा कि इतनी वैरायटीज में हीरा निकलता है ज़मीन के नीचे से, अगर हर एक वैरायटी को हम बेचना शुरू कर देंगे तो हम डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते, हम डायमंड के प्रति लोगों के सेंटिमेंट नहीं क्रिएट कर सकते। उन्होंने क्या किया, एक बार में एक ही जैसी क्वालिटी छोड़ने का निर्णय किया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इस साल में सिर्फ येलो डायमंड्स को प्रमोट करेंगे
तो LC, जिसे बाज़ार में LC बोलते हैं, तो वही बाज़ार में ज़्यादा आएगा और वही लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ LB में वाइट जैसा दूधिया माल को प्रमोट करेंगे तो वही ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे, वही खरीदते जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक पैटर्न शुरू किया, उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया सप्लाई को, कि हर तरह का डायमंड बाजार में नहीं छोड़ा जाएगा, कुछ पर्टिकुलर डायमंड छोड़ा जाएगा साइट होल्डर्स के थ्रू। जब सारे के सारे साइट होल्डर्स उसी तरह के डायमंड बेच रहे होंगे तो बाजार में अपने आप ही उसकी अवेयरनेस आएगी, लोगों को भी वो पसंद आना शुरू होगा और वो क्वालिटी का कीमत बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो वो जो सस्ता हीरा होता था वो महंगा होकर बेच पाएंगे। माइनिंग कंपनीज का सिर्फ एक ही मकसद है, डिमांड क्रिएट करना और इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना। डी बीयर्स कंपनी जब शुरू हुई थी उन्होंने इस बात को नोटिस किया था कि वो सिर्फ माइन कर सकते हैं, वो कटिंग इंडस्ट्री में अगर जाएंगे, मतलब खुद ही अगर कटिंग पॉलिशिंग करेंगे तो माइनिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए माइनिंग कंपनीज का सिर्फ मेन ध्यान माइनिंग पर रहता है, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में रहता है और वो दूसरी कंपनीज को रफ बेचते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि बेचने का और मार्केटिंग करने की कला उनमें नहीं है। उन्होंने DTC कंपनी बनाया और इसमें सिंडिकेट ग्रुप के साथ हाथ मिलाया। सिंडिकेट ग्रुप ने साइट होल्डर्स कंपनीज बनाए और इस चैनल से लोकल मार्केट में डायमंड्स पहुंचने लगे। इसीलिए आज भी कई बार हम सुनते हैं बाजार में कि डायमंड सिंडिकेट है या नहीं है, तो कभी भी आप ये माने कि सिंडिकेट है, इसका मतलब है एक प्रॉपर चैनल से आया हुआ हीरा। इसीलिए सिंडिकेट शब्द अपने आप में ये दर्शाता है कि हीरा थोड़ा महंगा है और क्वालिटी अच्छी होगी। तो कभी भी जब हम हीरा खरीदते हैं और व्यापारी कहते हैं कि मेरे पास एक सिंडिकेट डायमंड है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि हीरे की क्वालिटी अच्छी होगी और बेशक क्वालिटी अच्छी होगी तो कीमत भी थोड़ा ज़्यादा होगा। हालांकि सिर्फ अकेला सिंडिकेट शब्द ही इस बात को तय नहीं करता कि हीरे की कीमत ज़्यादा होगी। रशियन डायमंड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। जब हम देखते हैं व्यापारी इसीलिए अलग से जब हीरा बेच रहे होते हैं तो कहते हैं कि भाई मेरा हीरा रशियन डायमंड है, मतलब कि क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा मतलब कि महंगा। इसी तरह से कभी कैनेडियन माइंस की भी तारीफ़ की जाती है, कभी बोत्सवाना माइंस की तारीफ़ की जाती है। हालांकि हम ये समझते हैं कि हर एक माइन से निकलने वाला डायमंड अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, इसीलिए माइंस का नाम लिया जाता है क्वालिटी को दर्शाने के लिए, एक महंगा हीरा है, अच्छा हीरा है, इसको समझाने के लिए। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, 90 सालों तक डी बीयर्स ने राज किया। डी बीयर्स ने एक सिंगल पाइपलाइन के थ्रू साइट होल्डर्स का एक सिस्टम बनाया, लेकिन ये मोनोपोली तोड़ा गया रशियन कंपनी और ऑस्ट्रेलियन कंपनी, इन दोनों कंपनीज के द्वारा। रशियन कंपनी ने मना कर दिया कि भाई हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम अपने माइंस को खुद ही माइनिंग करेंगे और खुद बेचेंगे। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में तो डी बीयर्स के साथ हाथ मिला लिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रेड और पिंक डायमंड बहुत निकलते थे, दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ निकलते थे। हालांकि इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में एक और तरह का भी हीरा निकलने लगा, जिसे हम कहते हैं LB हीरा, मतलब कि लाइट ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में होता है। ये कई तरह के जात में आने लगे, कई तरह के टाइप्स में आने लगे। बहुत हार्ड हुआ करता था, क्वालिटी ख़राब हुआ करती थी, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकला करता था। जहाँ दुनिया भर में दूसरे माइंस से 1 टन रॉक को क्रश करके सिर्फ 30 सेंट हीरा निकाला जाता था, वहीं ऑस्ट्रेलियन माइन से 1 टन रॉक को क्रश करके 3 कैरेट मतलब कि 10 गुना ज़्यादा डायमंड रिकवरी होती थी, लेकिन क्वालिटी बहुत हल्का। डी बीयर्स कंपनी ने बहुत ही मुश्किल से हीरे की डिमांड क्रिएट की थी। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह के हल्की डायमंड, हल्की क्वालिटी के डायमंड बाजार में आए और डायमंड के प्रति एक नेगेटिविटी फैले। उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके हल्के क्वालिटी के ये डायमंड्स को यूज़ नहीं करेंगे, ये नहीं बेचेंगे, आप इनको इंडस्ट्री में भेजिए, इंडस्ट्री में भेजिए, इंडस्ट्री में डायमंड का बहुत यूज़ होता है। तो थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं कि डायमंड जब ज़मीन के नीचे से निकलता है उनका यूजेज किस तरह से होता है। हमें लगता है कि हर एक डायमंड सिर्फ ज्वेलरी में यूज़ होता है, ऐसा नहीं। जितने भी डायमंड ज़मीन के नीचे से निकलते हैं लगभग 80% बहुत ही ख़राब क्वालिटी के होते हैं। खाड़ खूड़, गड्ढे, खड्डे वो सिर्फ नाम के हीरे होते हैं और उनको इंडस्ट्री में भेजा जाता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भेजा जाता है। जो बाकी के 20% हुए उनमें से लगभग 5% ही होते हैं क्लीन, साफ़ सुथरे, सुंदर
और बचे हुए 15% को कहा जाता है नियर जेम क्वालिटी, मतलब के 5% जेम क्वालिटी, 15% नियर जेम क्वालिटी और 80% इंडस्ट्रियल क्वालिटी। कोई भी माइनिंग कंपनी ये नहीं चाहेंगे उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्वालिटी निकले, क्योंकि उनकी कीमत कम होती है। हर माइनिंग कंपनी ये चाहते हैं उनके वहाँ जेम क्वालिटी के डायमंड निकले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनके पास निकलते ही हल्की क्वालिटी के थे, एलबी के डायमंड निकलते थे, ब्राउन डायमंड निकलते थे, हार्ड डायमंड निकलते थे ज़्यादा, जिसको घिसा जाना भी मुश्किल हुआ करता था। डी बेल्स कंपनी ने उन हीरो को प्रमोट करने से मना कर दिया। उनका लालच सिर्फ पिंक और रेड डायमंड में था जो कि ऑस्ट्रेलिया से निकलते थे। ऑस्ट्रेलिया के इन हार्ड डायमंड्स को काटने के लिए इजराइल की कंपनीज ने भी मना कर दिया। तब इंडिया सामने आई। इंडिया के गुजरात शहर में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने मिलकर छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया, एक छोटा सा कटिंग इंडस्ट्री शुरू किया उन हार्ड खराब क्वालिटी के डायमंड्स को काटने का। तो ऑस्ट्रेलियन माइंस के उन हार्ड और नियर जेम क्वालिटी के डायमंड्स को काटते काटते इंडियन कटिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी कला डेवलप हो गई जो वर्ल्ड में कहीं और नहीं थी, और वो था कचरे में से भी हीरा निकालना, मतलब कि मैक्सिमम आउटपुट को निकालना। हीरे के बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रफ में से जो व्यक्ति ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता है जीत उसी की होती है। कटर्स हमेशा ये चाहते हैं रफ में से मैक्सिमम आउटपुट निकले, और इसी में इंडियंस ने मास्टरी हासिल की। हर एक ख़राब क्वालिटी के डायमंड को प्लानिंग करने का जो हुनर है वो इंडिया में डेवलप हो गया, और इसी गुण की वजह से फिर वर्ल्ड के जितने भी बड़ी माइनिंग कंपनीज थे वो सभी इंडियन साइट होल्डर के साथ जुड़ने लगे। और आज के डेट में दुनिया में इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत में मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में इंडिया का पहला डायमंड बोर्स बना, और उस डायमंड बोर्स से सबसे ज़्यादा हीरा एक्सपोर्ट होता है पूरे दुनिया में। तो इस वीडियो में इतना कुछ कहने का मकसद मेरा ये था कि जब हम हीरे की कीमत लगाते हैं और कोई भी व्यापारी अपने हीरे को बेच रहा होता है, जैसा मैं हर वक्त आपको कहता भी चलूँगा आगे भी, हीरे की कीमत दो बातों में निर्धारित होती है। हीरे की क्वालिटी कैसी है पहला, और उसको बेचने वाला जो सेलर है वो कितने में बेचना चाहता है। तो हम अगर किसी व्यापारी के कॉस्टिंग के बारे में अंदाज़ा लगाएं तो उसकी कॉस्टिंग कैसे लगता है कि रफ है, रफ में से कितना आउटपुट निकला और वो किस क्वालिटी में निकला। प्लानिंग और कटिंग का जो तरीका है ये जिस कंपनी में जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो जितना ज़्यादा रिकवर कर पाएंगे, उनकी कॉस्टिंग भी कम होगी। इसीलिए जितना ज़्यादा आउटपुट निकलता है व्यापारी अपनी कॉस्टिंग को कम कर पाते हैं। फैंसी डायमंड्स और राउंड डायमंड्स जिसके बारे में हम आगे समझेंगे, इसके प्राइसिंग में भी इसके आउटपुट के वजह से ही फर्क पड़ता है। तो हमने समझा कि हीरे की डिमांड क्रिएट किया गया है माइनिंग कंपनीज द्वारा। माइनिंग कंपनीज हमेशा ये चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के हीरे बाजार में आए। माइनिंग कंपनीज हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी भ्रांति ना फैले हीरे के बारे में, कि हीरे की डिमांड कम हो। माइनिंग कंपनीज ने एक सिंगल सिस्टम तैयार किया, एक साइट होल्डर सिस्टम तैयार किया कि साइट होल्डर कंपनीज माइनिंग कंपनीज से हीरा खरीदते हैं, कटिंग पॉलिशिंग करते हैं और बाजार में बेचते हैं। डायमंड बोर्ड्स क्रिएट हुए दुनिया भर में। जैसे सबसे पहला जो डायमंड बोर्ड्स क्रिएट हुआ था, डायमंड बोर्ड्स बना था, वो था एंटवर्प में, जो कि है बेल्जियम में। एक समय था जब एंटवर्प शहर डायमंड बिजनेस का हब हुआ करता था। जितनी भी बड़ी माइनिंग कंपनीज थी, जितने भी बड़े फैक्ट्रीज थे, उन सबका ऑफिसेज एंटवर्प के डायमंड बोर्ड्स में थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, हर एक देश ये चाहते थे कि माइनिंग कंपनीज डायरेक्ट उनके देश में वो रफ भेजे और वहाँ पे कटिंग पॉलिशिंग हो। तो इंडिया में भी आज जितने भी माइनिंग कंपनीज हैं उनसे रफ डायरेक्ट इंडिया में आता है। वो आता है भारत डायमंड बोर्ड्स में मुंबई में, और वहाँ से फिर आगे सूरत और दूसरी जगहों पे ये सप्लाई हो जाता है। इसीलिए भारत भी यही चाहता है कि जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं वो अपना रफ डायरेक्ट भारत डायमंड बोर्ड्स में ही भेजे, और वहीं पे आता है मुंबई में। तो BKC स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में सारे रफ आते हैं, और वहीं से सूरत में जो कि ज़्यादातर फैक्ट्री एरिया है वहाँ तक उनको पहुँचाया जाता है। इसीलिए भारत का जो सबसे बड़ा डायमंड का हब है वो है मुंबई के BKC में भारत डायमंड बोर्ड्स। वहीं से हीरे का पूरा उद्योग को कंट्रोल किया जाता है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी वहीं से ही होता है। और आप भी जब हमसे कंसल्ट करते हैं
और तो हमारे पास जो स्टॉक डेटा होता है वो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी भारत डायमंड बोर्ड्स के ही होते हैं। जितने भी दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव भारत डायमंड बोर्ड्स के साथ है ही है। इसीलिए भारत में जो भी लीगल तरीके से डायमंड बिकता है वो सब बीडीवी से होके ही गुजरता है। हो सकता है आपने जो हीरा पहना हो वो भी कहीं ना कहीं बीडीवी से होके ही कटिंग पॉलिशिंग होके ही आपके हाथ पे पहुंचा हो। तो इस वीडियो में हमने समझा माइनिंग कंपनीज कैसे काम करते हैं, कैसे उन्होंने डायमंड के डिमांड को क्रिएट किया और कैसे वो डायमंड को कंट्रोल करते, उसके सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। माइनिंग कंपनीज हमेशा कोशिश करते हैं उनके पास जो वैरायटीज ऑफ स्टॉक्स है उसमें से एक पर्टिकुलर स्टॉक को ही छोड़ा जाए बाजार में, 5-7 साल तक उस स्टॉक को बेचा जाए और जैसे वो स्टॉक खत्म हो जाए फिर कोई दूसरे तरह की क्वालिटी बाजार में आए। इसीलिए हम सोचते हैं कि फैशन और टेस्ट बदल गया है, लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होता, ये माइनिंग कंपनीज कराती है। एक्चुअल जो गेम है ये माइनिंग कंपनीज के हाथों में है। हमारा टेस्ट, डायमंड का जो फैशन है, शेप, साइजेस जो पसंद किए जाते हैं, ये माइनिंग कंपनी डिसाइड करते हैं किस तरह के डायमंड्स सोसाइटी में आने चाहिए और स्पेशली इनकी डिमांड क्रिएट की जाती है। और इसी तरीके से माइनिंग कंपनीज का जो राइज होता गया, साथ साथ डायमंड की क्वालिटी को दर्शाने के लिए अलग अलग लेबोरेटरीज का भी राइज हुआ। आज से लगभग 90 साल पहले GIA जैसी कंपनीज का फॉर्म हुआ जो आज सबसे बड़ी लैब है डायमंड के रिपोर्ट के लिए। फिर जैसे हमने समझा एंटवर्प जो कि डायमंड के बिजनेस का हब हुआ करता था, वहाँ से कुछ बड़ी लैब्स निकली जैसे कि HRD है, IGI है, इस तरह का। लेकिन जैसे जैसे एंटवर्प का बिजनेस ठंडा पड़ने लगा क्योंकि वहाँ पे अब डायरेक्ट रफ ना आके अलग अलग बोर्ड्स में जाने लगे तो वहाँ का बिजनेस भी कम हो गया। तो वहाँ की जो लेबॉर्ट्री थी जैसे कि HRD, उसका बिजनेस जितना ज़्यादा हुआ करता था अब वो भी कम हो गया। लेकिन फिर भी आज के डेट में जो सबसे बड़ी लेबॉरेटरी है वो है GIA, फिर HRD सेकंड में आती है, फिर IGI आती है, फिर AGL आती है, AGS आती है, इस तरह से और भी कई लैब्स आती हैं। तो इसी तरह से लैब्स ने भी अपना अपना स्टैंडर्ड शुरू किया और हीरे की कीमत को समझने के लिए हमें लैब के स्टैंडर्ड्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो लैब्स के बारे में भी हम समझेंगे ज़रूर, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, इस प्लेलिस्ट के 3rd चैप्टर में समझेंगे। तो जैसे जैसे रिपोर्ट्स का चलन शुरू हुआ वैसे प्राइजिंग करने वाली कंपनीज का भी उदय हुआ। तो कुछ कंपनीज ऐसे भी बने जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बनाना शुरू किया, कंपनीज को जोड़ना शुरू किया, ऑक्शनिंग शुरू की और प्राइजेस को एक चार्ट के थ्रू एक स्टैंडर्ड बनाया गया। तो इस प्राइजेस के बारे में, प्राइस चार्ट के बारे में मैं पूरे इस प्लेलिस्ट में आपके साथ जुड़ता चलूँगा और इस प्राइस चार्ट को भी मैं आपको समझाता चलूँगा। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री में एक स्टेबलाइजेशन आया, इंडस्ट्री एक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हुआ, लैब्स बने, रिपोर्ट्स आने लगी और प्राइसिंग के तरीके भी डेवलप होने लगे। और आज के डेट में डायमंड को फिजिकली देखे बिना सिर्फ उसके रिपोर्ट को देखकर, प्राइस चार्ट को फॉलो करके और उसके डिजिटल वीडियोस को देखकर ही डायमंड का व्यापार का चलन शुरू हो गया। जब आप हमसे कंसल्ट करते हैं तो हम भी इस मॉडर्न तरीके को ही फॉलो करते हैं और हम ही नहीं, दुनिया के जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने भी इस टेक्निक को अपनाना शुरू कर दिया। आज के डेट में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जितने महंगे महंगे हीरे हैं, उन सब को डिजिटल फॉर्म में वो प्रेजेंट करते हैं। पहले जहां हीरे को एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस में फिजिकली भेजना रिस्की माना जाता था, आज हीरे को भेजा नहीं जाता। आज सिर्फ व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के थ्रू डायमंड्स के वीडियोज़ को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। वीडियोज़ को व्यापारी देखते हैं, कस्टमर्स देखते हैं और उसी से ही पसंद करके उसे खरीदते हैं। पहले जहाँ एक हीरे को सिर्फ एक व्यापारी आईलूप के थ्रू या माइक्रोस्कोप के थ्रू जूम करके देख सकते थे, आज 40x 50x जूम वीडियो आते हैं जिससे व्यापारी और कस्टमर उस डायमंड के इंक्लूजन्स को भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि VVS के इंक्लूजन्स को भी देख सकते हैं। ज़माना बदल रहा है, व्यापार का तरीका भी बदल रहा है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है डायमंड का व्यापार और स्टैंडर्डाइज हो रहा है। पहले जहाँ कुछ ही कंपनीज हुआ करते थे, आज यहाँ पे हज़ारों कंपनीज हैं जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में हम समझेंगे प्राइस सर्कल के बारे में। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे माइन से लेके मार्केट तक का जो व्यापार का सिस्टम है, कैसे एक चेन डेवलप होता है और एक कटिंग पॉलिशिंग करने वाला फैक्ट्री के पास से जो हीरा है वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी प्राइस किस तरह से बढ़ता जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये तीसरा वीडियो अच्छा लगा होगा।
मिलते हैं हम चौथे वीडियो में।